हेलो प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 4 की। तो लेक्चर नंबर 3 तक आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आइए आगे शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। लेक्चर नंबर 3 में आपने मोशनल ईएमएफ के बारे में काफ़ी कुछ जाना, तो उसी पर आधारित कुछ और एग्जाम्पल्स को देखिए। अभी क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एल लेंथ का कोई रॉड है और आप इसको इस तरह से ऐसे आगे मोशन ले जा रहे हैं, और इधर भी एल लेंथ का है, ये भी मोशन में जा रहा है, और दोनों कनेक्टेड है। तो दोनों कनेक्टेड है एक साथ और वो मोशन में जा रहा है। तो इस तरह से ऐसा कुछ हो गया है ना। इससे पहले के एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में अगर रॉड इस तरह से चले तो ईएमएफ जो डेवलप होता है बी एल भी वो डेवलप हो जाता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और इस तरह से अगर चले तो वो जीरो वैल्यू डेवलप करता है ईएमएफ का, दोनों इंड के बीच कोई वैल्यू डेवलप। तो अब अगर कुछ एंगल थीटा या अल्फा हम यहाँ पे ले लेते हैं और फिर ये ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से v वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एक मूव कर रहा है तो, या फिर ऐसा दो कनेक्शन हमने इस तरह से मूव कर दिया, तो फिर क्या होगा जवाब? ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि आपको इनिशियल टू फाइनल सिर्फ काउंट करना है। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, सिर्फ वही काउंट करना है आपको। तो ये जो एल लेंथ का है उसका परपेंडिकुलर लेंथ इतना एल साइन अल्फा, सामने का हो गया तो साइन बनेगा। और उसी तरह से अगर नीचे वाला भी काउंट करना है तो ये भी हो गया एल साइन अल्फा। तो इसकी जो ये वर्टिकल लेंथ आ गई या परपेंडिकुलर लेंथ आ गई, तो यही आपको काउंट होगा ईएमएफ के वैल्यू के कैलकुलेशन में। तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू कि 2l साइन अल्फा वाले लेंथ का एक रॉड वर्टिकली इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो आंसर आएगा ईएमएफ डेवलप का, ऑफ कोर्स उसी तरह से ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, इस तरह से, चूंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो जो ईएमएफ बनेगा बी हो गया यहाँ पर मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, और एल की जगह हो जाएगा, ये टोटल लेंथ लेना है तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्योंकि ये एल साइन अल्फा यहाँ से यहाँ हुआ और एल साइन अल्फा यहाँ से यहाँ हुआ, तो 2l साइन अल्फा ये आ जाएगा। और बाकी जो भी वेलोसिटी इनकी थी वो भी रहेगी। तो कह सकते हैं 2bl v साइन अल्फा, ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ। ओके, ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखिए। अभी ये वायर एल लेंथ का सीधा सीधा था, अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो तो एल है, लेकिन इस वायर की एक्चुअल लेंथ एल से ज़्यादा है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से भी दी जा सकती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें काउंट करना है यहाँ से यहाँ तक के लिए परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ भी आप निकालेंगे तो वही एल साइन अल्फा इसके लिए बनेगा, और वही परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ भी आप निकालेंगे, क्योंकि एल लेंथ उसी तरह से सिमेट्रिकल, तो एल साइन अल्फा यहाँ भी तैयार होगा। तो इन दोनों का आंसर आपका सेम रह जाएगा, वी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं तो इसका आंसर भी यही होगा 2bl v साइन अल्फा। वहां पर क्या करना है बिल्कुल अब आप समझ गए हैं। तो सेमी सर्कुलर है इस तरह से, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्टिकल लेंथ पर काम करना है। तो ये भी आर लेंथ का है, ये भी आर लेंथ का है, टोटल कितने लेंथ का हो गया? ये 2r लेंथ का हो गया। मतलब ऐसा लगेगा कि 2r लेंथ की वायर जो है वो वर्टिकली इस तरह से मूव कर रही है। तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा? b, और लेंथ की जगह हो जाएगा 2r, और v जो भी वेलोसिटी रहेगी वो v। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2br v। तो ये तो आप समझ गए। और ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव वो सब तो रहेगा ही, सब में वही बात है। फिलहाल तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो क्रॉस फील्ड में, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। वहां पर बताना है जरा, उस लास्ट केस में जरा ठीक से सोचिए। हम चाहेंगे कि वीडियो को थोड़ा पॉज करें और उसके लिए फिर जवाब लिखें। तो आई होप कि आपने किया हो। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि एक तो ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, और दूसरा ये वाला सेक्शन भी आ जाएगा, है ना। तो इस वाले सेक्शन के लिए जो हमने यहाँ पर सीखा था ऐसा कुछ आ जाएगा, तो उतना ही ये वाले सेक्शन के लिए भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ, अब देखो इसके लिए भी आएगा और आएगा तो इसके लिए भी, इधर वाले के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि 2r दो बार आ जाएगा। एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना बनेगा? एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2r तो बनेगा डायमीटर के अलॉन्ग। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, एक्चुअली में इसको थोड़ा सा ऐसे बताना चाहिए कि इधर वाला रिड्यूस होकर के
ये देखिए ऐसा बन गया, और इधर वाला भी रिड्यूस होकर के ऐसा ही बन गया। अब आप जानते हैं कि दो सेल अगर पैरेलल में, आइडेंटिकल सेल इस तरह से पैरेलल में जुड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा, ऐसे केसेस में क्या बनता था, वो भी जो है ईएमएफ ई का ही रह जाता था, राइट, ई ही रह जाता था। तो जो एक सिंगल का होगा वही दोनों का मिला के भी होगा। सो 2B आर भी, यहाँ भी BL भी, तो L का काम वही 2R करेगा यहाँ से वहाँ तक, और भी तो भी है, भी से आप इसको ले जा रहे थे, तो सेम ईएमएफ डेवलप होगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स BR भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो 2 टाइम्स ही रहेगा, मतलब इसका जितना भी वैल्यू रहेगा इसका भी होगा। दो सेल बनेंगे जरूर, एक इधर से एक इधर से, लेकिन चूंकि दोनों क्या है पैरेलल में आ गए, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, एक सिंगल ईएमएफ ही काउंट होता है, वही यहाँ भी काउंट होगा। तो ये सब छोटा छोटा सावधानी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ तक अच्छे से नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब आगे का डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या सीन दिया हुआ है, जैसे कहेगा आपको इस एग्जाम्पल में कि एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई रन कर रहा है ना, इस तरह से ऊपर की तरफ। तो इसका राइट साइड का हिस्सा जो हो जाएगा, ये तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस फील्ड कहलाएगा, मतलब फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन जाएगी, है ना, अंदर की तरफ पूरा क्रॉस फील्ड। अब एक रॉड है हमारे पास, लंबी सी रॉड है, L लेंथ की है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती जाएगी, क्योंकि इस वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के साथ तो कम होता जाएगा इधर दूर। तो भाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, और आप क्या कर रहे हो, इस रॉड को इस तरह सीधा सीधा ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, सीधा सीधा ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। तो इस तरह से ऐसे v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। तो कहता है बताइए फिर कि ये जो एक अब सेल की तरह बिहेव करेगा, तो उसका ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा वहाँ पर, है ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेरी कर रहा है, तो एलिमेंट्री कैलकुलेशन का हमको यहाँ पर हेल्प लेना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री कैलकुलेशन का हम हेल्प लेंगे किस प्रकार से, तो x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन ये कंसिडर किया गया। अब चूंकि पूरे रॉड को आपने इस तरह से मूव कराया है ऊपर की तरफ, तो इस एलिमेंट्री सेक्शन का भी वेलोसिटी v ही होगा, क्योंकि इसका v है तो इसका भी v ही बनेगा। और ये लेंथ हमने dx लेंथ लिया है, और इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको हमने bx कहा है। रॉड की पूरी लेंथ l है, जिसका ये वाला एंड वायर से r डिस्टेंस पर दिखाया जा रहा है। तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, एक बार जरा उसको लिख लिया जाए। इस वायर की वजह से μ/4π 2I बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस x है तो x आ गया, ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, सो μ0I बाई 2πx हो गया। अब जो यहाँ पर एक छोटा सा जो ईएमएफ डेवलप होगा, मोशनल ईएमएफ, उसकी वैल्यू लिखेंगे एलिमेंट्री DE। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री वैल्यू, तो वो DE क्या होगा, तो जो भी होगा यहाँ पर b की वैल्यू v, और जो भी होगा एलिमेंट्री लेंथ dx, वही लिख सकते हैं b v, और l की जगह यहाँ पर dx आ जाएगा। और पूरे के लिए निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो पूरे दोनों एंड के अक्रॉस निकल आएगा ईएमएफ, इंटीग्रेशन ऑफ d कर देंगे, तो इंटीग्रेशन आ गया, इधर भी आ गया। तो bx v dx को हम लोग को यहाँ पर bx की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देना है, कितना है μ0I बाई 2πx पुट कर दिया, और ये भी यहाँ पे रख दिया, dx यहाँ पे रख दिया। तो देखिए जरा क्या सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा वो μ0I v 2π, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर में जो बच गया dx बाई x बच गया इस। और इनकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या हो गई, तो आप देखिए कि रॉड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो r डिस्टेंस से शुरू हो रहा है और r प्लस एल पर खत्म हो रहा है, तो r से r प्लस एल, ठीक है। ये इसकी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट बन गई। और अब इसी तरह से μ0I v बाई 2π, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किसमें log बेस e, तो ln बोलते हैं, r प्लस एल बाई r प्लस एल बाई r, इस तरह से आ जाएगा। और इसको अगर चाहे तो ऐसे भी अगर अंदर में डिवाइड करिएगा तो 1 प्लस एल बाई आर, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो नेट ईएमएफ इंड्यूस होगा दोनों एंड के अक्रॉस, वैल्यू हो गई μ0I v बाई 2π ln 1 प्लस एल बाई आर इस केस में, ठीक है, देख सकते हैं आप ऐसे। ओके, वेरी सिंपल।
तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन देगा आई होप कि आप कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, यहाँ पर जरा समझिएगा इसको, थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है। इसमें क्या हो रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस नेचर का, मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, क्रॉस या डॉट को, जो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला सीन है यहाँ पर भी। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रॉड को इस तरह से घुमाया जा रहा है, रोटेशन दिया जा रहा है क्रॉस वन एंड, मतलब ये रॉड हो गया और इसको एक वन एंड के क्रॉस इस तरह से ऐसे करके घुमाया जा रहा है, ऐसे पूरा घुमाया जा रहा है। तो फिर क्या होगा कि आपने मोशन तो दे दिया, रॉड को रोटेशनल मोशन दे दिया, और उसकी वजह से फिर इस रॉड में एक ईएमएफ जनरेट होगा, तो उसकी वैल्यू बतानी है दोनों एंड के क्रॉस। तो बहुत ही आसान होगा इसका प्रूफ, कैसे करना है, क्या वैल्यू आएगी। तो मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट में रॉड जो है यहाँ से घूम के यहाँ पर आता है, ये थीटा रेडियन कवर करता है इस दौरान। एल लेंथ का रॉड है जो कि रेडियस ऑफ द सर्किल का काम करेगा, सो एल इज इक्वल टू आर कह सकते हैं। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये जो अभी यहाँ से यहाँ गया तो इसने एरिया कितना कवर किया, क्योंकि इतना ही एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है अभी, तो कितना एरिया कवर किया उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। सीधी सी बात है, अगर ये 2 पाई एंगल घूम जाए तो पाई आर स्क्वायर का एरिया बनेगा, थीटा एंगल घुमा है तो कितने का एरिया बनेगा, तो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। पाई कैंसिल हो गया, आप चाहे तो लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं पाई कैंसिल करो, फिर हाफ आर स्क्वायर थीटा ये बनेगा, ये एरिया हो गया। तो रॉड जिस प्रकार से यहाँ पे घूम रहा है तो टाइम के साथ ये एरिया जो है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो बढ़ता जा रहा है। तो डी ए बाई डी टी का कैलकुलेशन करेंगे, डी ए बाई डी टी कितना आएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कर दिया, हाफ आर स्क्वायर, आर की जगह एल को पुट कर दो तो हाफ एल स्क्वायर, और फिर डी थीटा बाई डी टी वो रहेगा। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, आप देखिए डी थीटा बाई डी टी को ही तो ओमेगा कह रहे हैं, आप कह रहे हो इसको कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो ओमेगा आखिर में है क्या, डी थीटा बाई डी टी तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, सो डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, सो हाफ एल स्क्वायर ओमेगा आपका यहाँ पर डी ए बाई डी टी का वैल्यू हो गया। और फैराडेज का जो लॉ हमने पढ़ा है, जिसमें अगर एरिया में चेंज होने की वजह से ईएमएफ डेवलप होता है, तो क्या लिखिएगा, बी इंटू डी ए बाई डी टी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी उसको इस डी ए बाई डी टी के साथ लगा दीजिए, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा, और फाइनल आंसर अब आपका आ चुका है हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। याद रखिएगा, तो ये जितना लंबा रॉड होगा ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, कीपिंग ओमेगा एंड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फार्मूला काफ़ी काम का है, इसको याद रखिएगा। और डिस्क का भी अगर केस होता है, एक डिस्क है और उसको भी आप रोटेशन दे रहे हो, तो उसमें भी यही जवाब आपको वहाँ पर भी निकल के आता है। तो चलिए फिलहाल तो अभी आप ये रॉड के लिए देख लिए कि अगर कोई रॉड है और उसको आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से वन एंड के अबाउट रोटेशनल मोशन दे रहे हैं, तो जो ईएमएफ डेवलप होगा अक्रॉस द रॉड, उसकी वैल्यू ये रह गई। किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, अगर यहाँ पर डिसाइड करना हो तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि इलेक्ट्रॉन किधर जाके जमा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और ये वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ पर ऊपर की तरफ। तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना है, वो किधर आ रहा है। तो भी तो भाई ऊपर है, बी अंदर की तरफ है, तो भी क्रॉस बी, तो बी हमारा जो हुआ वो अंदर की तरफ हुआ, इस तरह से हमने दिखा दिया, और भी जो हुआ ऊपर की तरफ हुआ, इस तरह से दिखा दिया। भी क्रॉस बी, भी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इधर फोर्स लगता है, लेकिन ये तो निगेटिव है, इधर लग जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, तो जो FM है वो बाहर की तरफ लगा, और आप जानते हैं यहाँ पर जो FM होता है उसी वजह से वो मूव करता है, तो उधर चला जाएगा, माने ये टर्मिनल आपका बाहर की तरफ निगेटिव और सेंटर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। तो अगर आप एक सेल बनाना चाहें तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अंदर की तरफ, निगेटिव टर्मिनल बाहर की तरफ,
नेगेटिव को थोड़ा छोटा बनाना है, पॉजिटिव को थोड़ा बड़ा बनाना है, इस तरह से कह सकते हैं। अगर ये सर्किट किसी तरह से कंप्लीट किया जाए, मैंने इसको एक वायर के साथ इस इंड से इस इंड तक जोड़ दिया जाए, तो जो करंट कंस्टिट्यूट होगा वो सेंटर की तरफ कंस्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। ये बात समझ सकते हैं आप, करंट सेंटर की तरफ आएगा। कभी कभी पूछता है, ये सब ध्यान में रखिए। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था तो ऐसा हो गया। अब अगर इसी में आपको क्लॉकवाइज रोटेशन देता तो क्या होता, उसी तरह से कैलकुलेशन करना है आपको। V नीचे की तरफ हो जाएगी, B उधर चला जाएगा अंदर की तरफ, तो V हो गया नीचे की तरफ, B हो गया इधर, V क्रॉस B आप घुमाएंगे स्क्रू, क्लॉकवाइज में रोटेशन आ रहा है, उधर को बता रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज होता तो उधर लगता, निगेटिव है इधर ही लग जाएगा, तो इस बार इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस तरफ माइनस हो जाएगा, उस तरफ प्लस हो जाएगा, तो सब चीज़ें पलट जाएगी, बाहर की तरफ करंट चलेगा, है ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन क्रॉस फील्ड ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन the current will be towards the center, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया तो सेंटर से बाहर की तरफ चला जाएगा। बाकी चीज़ें अंडरस्टूड होगी कि एंटी क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ प्लस, बाहर की तरफ माइनस, ठीक है। और जब आप क्लॉकवाइज लेंगे तो अंदर प्लस और बाहर माइनस, सॉरी अंदर जब क्लॉकवाइज लेंगे तो अंदर माइनस बाहर प्लस, अभी एंटी क्लॉकवाइज है तो अंदर प्लस तो बाहर माइनस, तो ये सब चीज़ें तो है ही। तो आई होप कि ये आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करने का एक और तरीका, एलिमेंट्री मेथड जैसे हमने इसमें लगाया, तो वो भी वहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो एक बार ज़रा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं कि जब आप एक रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जो कांस्टेंट नेचर का है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, उसमें आप रोटेशन करवा रहे हो ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ, तो क्या ईएमएफ डेवलप हो रहा है। रॉड आपका एल लेंथ का है और इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक एलिमेंट्री सेक्शन आपको कंसिडर करना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि जो वेलोसिटी v होगी ना वो हर सेक्शन के लिए तो अलग अलग होगी। यहाँ के लिए तो बिल्कुल भी वेलोसिटी नहीं आएगी, ये तो यहीं पर रहेगा, इसके लिए बड़ी ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, इनके लिए कम आएगी। तो इस सेक्शन के लिए क्या आएगी, इस सेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आएगी। तो v इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। पढ़ा है आपने, सर्कुलर मोशन तो हर सेक्शन करेगा, और सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो इसको यूज़ करिए, यहाँ इस सेक्शन के लिए हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स, इसकी वेलोसिटी तो वही बनेगी। तो इस वाले जो सेक्शन हो गए dx लेंथ के, इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा डीई एलिमेंट्री ईएमएफ, उसको कैलकुलेट करिए पहले। तो वो क्या होगा, b, तो b तो सब जगह एक समान है, b है ना, और l की बात करते हैं तो वो dx है, और v की बात करते हैं तो वो ओमेगा x है। तो ओमेगा x को पहले लिख देता हूँ और फिर आपका ये dx, ये इस तरह से लिखा जाएगा। और अब आपको पूरा के लिए निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ d, तो इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा x dx इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए फिर, तो b ओमेगा बाहर आ गया, x dx ऐसा रह गया। और लिमिट की बात करिए तो x 0 से स्टार्ट करते हुए और कहाँ तक जाना है, l तक जाना है, तो 0 से l चले जाइए। तो क्या बन गया, b ओमेगा और फिर x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रखिए 0 से l, तो कितना हो गया वो, जाहिर सी बात है हाफ b ओमेगा एंड देन l स्क्वायर। तो यही ईएमएफ हमें पहले भी मिला था, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह की बात
आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जब रॉड को घुमाया जाएगा किसी क्रॉस या डॉट मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो ईएमएफ डेवलप होगा, तो क्रॉस फील्ड है और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो अंदर की तरफ आएगा पॉजिटिव और बाहर की तरफ होगा निगेटिव, याद रखना है। क्लॉकवाइज अगर घुमा दीजिएगा तो चीज़ें पलट जाएगी, इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा। फील्ड में चेंजिंग करिएगा, मतलब कोई एक फैक्टर अगर आप बदलोगे तो फिर वो चेंजिंग हो जाएगी, दूसरे चीज़ को भी वो बदल देगा। जैसे अभी एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्लॉक किया तो प्लस माइनस चेंज हो गया। अब अगर आपने एंटी को क्लॉक करो और क्रॉस को डॉट कर दो तो फिर से वापस आ जाएगा, अंदर में प्लस बाहर माइनस, है ना। तो याद रखिएगा, मतलब क्या हुआ कहने का, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे फील्ड का नेचर क्रॉस और सर्कुलर मोशन ओमेगा कर दीजिए, मान लीजिए वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सेंटर पर पॉजिटिव करंट समझ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ चलेगा, उसी हिसाब से आप सेल लगाएंगे और सेल लगाते ही समझ में आ जाएगा कि अगर सर्किट कंप्लीट हो तो अंदर की तरफ करंट आ जाएगा, ठीक है। तो फील्ड क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो रोटेशन ही लिख देता हूँ, चलिए रोटेशन, तो सेंटर पर प्लस। कोई एक बदल दिया, जैसे क्रॉस फील्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, तो सेंटर पर माइनस, देखा था हमने। तो वही मैंने कहा कि अब अगर आप इसको डॉट फील्ड में कन्वर्ट कर दो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही दो, डॉट फील्ड और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो फिर पलटेगा। क्रॉस में जो हो रहा है वो डॉट में उल्टा हो जाएगा। तो जो हो रहा था सेंटर पे प्लस, देखिए ये दोनों सेम सेम हो गए, यहाँ एक बार पलटे तो इधर भी पलटना है, ऐसे। फिर डॉट और क्लॉकवाइज रोटेशन, तो डॉट डॉट सेम रह गया, यहाँ पर पलट दिया गया तो ये भी फिर से पलट जाएगा, है ना। ऊपर से मैच करेंगे, क्रॉस से डॉट एक बार पलटे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दूसरा बार पलटा तो अब नहीं पलटेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। तो इस तरह से आप ट्रिक कर सकते हैं। वो बताया था ना, जैसे क्रॉस फील्ड में करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, फोर्स लेफ्ट हैंड के साइड में लगेगा, है ना। तो उसी तरह का 4 केस बताया था, वहाँ भी 4 केस यहाँ भी आप देख के समझ सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से कभी कभी पूछता है, करंट का डायरेक्शन वगैरह पूछ सकता है। अगर प्लस सेंटर पे बन रहा है तो सेंटर की तरफ करंट जाएगा, सेंटर पर माइनस बढ़ रहा है तो सेंटर से बाहर की तरफ करंट जाएगा, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, ये सिचुएशन क्या है कि अभी जो केस था उसमें रॉड को एक एंड के यहाँ पर फिक्स कर दिया, यहाँ पर सेंटर बनाते हुए ऐसे घुमाया जा रहा था, ठीक है। इस तरह से पूरा रोटेशन कराया जा रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रॉड के एक एंड को सेंटर ना बनाते हुए इधर बीच में कहीं पर सेंटर बना दिया यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ इसको। तो इस बार क्या हो गया, दोनों एंड घूम रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये वाला इतना रेडियस बना करके फिर घूम रहा है और ये वाला इतना रेडियस बना करके घूम रहा है। तो उसी सिचुएशन को बताया गया यहाँ पे कि रोटेशन ऑफ द रॉड टुक प्लेस एज शोन इन फिगर। अगर ऐसा कुछ हो कि यहाँ पर आपको हिंस किया हुआ है, मतलब इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज हम दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं। तो ये वाला एंड जो है यहाँ से x2 रेडियस बनाते हुए ऐसे घूमेगा, मतलब ये जो दूरी आपकी आएगी x2 है, ये है ना, x2 है, ये भी x2 है। एक सर्कल इस तरह का बनेगा इधर, और ये एंड जो है ये भी घूमेगा। तो ये x1 रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1। तो ये x1 वाले सर्कुलर पाथ पर घूम जाएगा इस तरह से, मतलब कि ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की x1 है, वही यहाँ से यहाँ तक x1 हो गई, यहाँ से यहाँ x1 हो गई, यहाँ से यहाँ x1 हो गई।
तो चलिए कहीं एक जगह दिखा देता हूँ। ये x1 रेडियस के पाथ पर ये एंड घूम जाएगा इस तरह से, और ये x2 रेडियस के पाथ पर ये एंड घूम जाएगा। अब इस केस में बोलेगा आपको कि बताइए भाई फिर दोनों एंड के अक्रॉस नेट ईएमएफ डेवलप कितना होगा, है ना। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, ध्यान दीजिए। ऐसे सवालों में क्या करना है, पुराने जो फॉर्मूले अभी आपने पढ़े कि रॉड अगर L लेंथ का होता, रॉड अगर L लेंथ का होता और वो अगर घूम रहा होता इस तरह से, तो जो इनके एंड के अक्रॉस ईएमएफ बनता, क्रॉस फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ प्लस बाहर की तरफ माइनस, तो जो बनता हाफ बी ओमेगा और L का स्क्वायर बनता होता। तो यहाँ पर डेफिनेटली अब दो ईएमएफ बनने वाले हैं। एक तो इस x2 लेंथ की वजह से बनेंगे और एक बनेगा x1 लेंथ की वजह से। अच्छा, यहाँ पर ये फिगर मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ तो आपको ठीक है दिमाग में सेट हो गया कि यहाँ वाला इसकी वजह से बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो एक ईएमएफ डेवलप होगा अंदर में प्लस और यहाँ पर माइनस। एक सेल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इक्विवेलेंट सेल, और उसका जो E2 वैल्यू x2 के करस्पॉन्डिंग E2 वैल्यू होगा, E2 लिखा जा रहा है, तो वो E2 क्या होगा, तो हाफ B कांस्टेंट है दोनों के लिए, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, पूरा रॉड तो एक ही ओमेगा से घूमेगा, और लेंथ में क्या हो जाएगा, तो x2 का स्क्वायर। तो आई थिंक आपको यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सेक्शन पर उसी तरह से आप बात कीजिए, तो ये वाला सेक्शन, तो ये सेक्शन भी क्या हुआ, एक तरह का रॉड ही हो गया। मतलब कि आप ये सेक्शन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और आपने ये सिंगल रॉड को सोचा और घुमा लिया। तो उसी तरह से आप इस रॉड को भूल जाइए और ये छोटे वाले रॉड को सोचिए और इसको भी घुमा लीजिए, ठीक है, इसको भी घुमा लीजिए। मान लीजिए कि ये रॉड इतना x1 लेंथ का ही था और ये अपने एंड के अक्रॉस उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस फील्ड में घूम रहा है, इस तरह से रोटेशन कर रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, क्या पढ़े थे, सेंटर की तरफ प्लस बाहर की तरफ माइनस। तो इस प्लस माइनस की वजह से अंदर में इस तरह से प्लस और फिर ये माइनस, ठीक है, इधर प्लस और इधर माइनस, इसमें इधर प्लस इधर माइनस। और ये इसकी जो वैल्यू होगी ये इवन वैल्यू कह दीजिए। तो दैट इवन इज, क्या कह सकते हैं फिर ये इवन को, हाफ बी ओमेगा, सेम ही था, बस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इस इंड से इस इंड के बीच हमको नेट ईएमएफ पूछा है। तो अब आप खुद ही बताएं कि इस इंड से इस इंड की अगर बात करें तो इधर से इधर चलेंगे तो कैसे लिखते थे पोटेंशियल, उसको याद करिए। माइनस से एंट्री किए तो माइनस लिखते थे, और यहाँ प्लस से एंट्री करेंगे तो प्लस लिखेंगे, पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपका ये ए और बी है, तो जो नेट ईएमएफ होगा वो V अक्रॉस AB यही तो होगा। तो यहाँ से एंट्री किए निगेटिव टर्मिनल से तो -E1, और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल तो +E2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का माइनस करना पड़ेगा। सो क्लियरली E2 - E1 आप लिख सकते हैं, और फिर आप कॉमन ले लीजिए, हाफ B ओमेगा ऑफकोर्स दोनों में कॉमन आएगा, और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स या नेट मोशनल ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एंड वो हमको प्राप्त हो जाएगा, E2 - E1। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बीच में एकदम रखा जाए और फिर घुमाया जाए तो क्या होगा, दोनों E1 E2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, अपोज करेंगे, मतलब नेट फिर से आपका 0 हो जाएगा। तो अगर x1 x2 बराबर हो जाए तो 0 हो जाएगा, है ना। अदरवाइज अब जो भी वैल्यू दे, इधर 12/3 इधर L/3 वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी थोड़ा समझ लेना है, और VVI करके दिक्कत भी होगी तो दोबारा सुन लेना है, कुछ नहीं, बस इस वाले सेक्शन को इधर भूल जाइए और इस वाले सेक्शन को x2 का एक रॉड मान करके उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। फिर इधर भी आप इधर का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इधर वाला भूल जाइए, और x1 का रॉड समझते हुए फिर से कैलकुलेशन कर दीजिए। दोनों चूंकि एंटी क्लॉकवाइज ही थे, ओमेगा से ही थे, इसी मैग्नेटिक फील्ड बी में थे, है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ रहेगा तो उसी में थे।
तो फिर फार्मूला तो वही चलना है, हाफ बी ओमेगा एक्स स्क्वायर और सेंटर की तरफ पॉजिटिव। अब दोनों सेंटर की तरफ पॉजिटिव आ गए तो समझ में आ गया कि भाई सेल का डायरेक्शन कैसे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, नेगेटिव यहाँ, इधर भी से भी पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ। और अब इधर से उधर जाना है, देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, सो नेगेटिव हो गया और आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक डिस्क है, कंडक्टिंग है वो, और उसको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो क्रॉस नेचर का है, और डिस्क को घुमाया जा रहा है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए, ऐसे आप समझ सकते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो इसी एक्सिस के बाद घुमाया जा रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो यहाँ भी क्या कोई ईएमएफ कंस्टिट्यूट होगा, और अगर होगा तो कितना, उसके बारे में बात करना है। तो एज सच देखा जाए तो आपको ऊपर से देखने पर फॉल्स फीलिंग आएगी कि ये चूंकि एक डिस्क है, तो इसको आप ये मान सकते हैं कि भाई इससे जितना भी फ्लक्स लिंक किया हुआ है, घूमने के बाद भी तो हमेशा उतना ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि घूमने से कोई नेट फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ऐसा आपको लगेगा। तो फिर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मोशनल ईएमएफ जो है वो वर्क कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, इस डिस्क को आप इस तरह से रॉड में, ये छोटे छोटे रॉड्स का मिलकर के बना हुआ आप मान सकते हैं, ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि ये जो होगा डिस्क जो होगा, ये कई सारे इस तरह से रॉड्स से मिलकर के बना होगा, है ना। तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो उन सब से मिलकर के बना होगा। जैसे साइकिल का पहिया देखते हैं आप, स्पोक्स लगे होते हैं उसमें, तो बहुत सारे स्पोक्स अगर लगा दिया जाए तो वो डिस्क का रूप लेने लगेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको मान सकते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा कि रॉड में हमने पढ़ा है कि रॉड तो एरिया स्वीप करेगा, तो वो एरिया में चेंजिंग तो ले आएगा, और एरिया में जब चेंजिंग लाएगा तो फिर वहाँ पे फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, क्योंकि ये कंडक्टिंग रॉड है और कंडक्टिंग डिस्क है, और कंडक्टिंग डिस्क जो है, कोई भी डिस्क हो, वो बहुत सारे रॉड्स से मिलकर के बना हुआ कंसिडर किया जा सकता है, और हर रॉड का अपना अपना एक ईएमएफ कंस्टिट्यूशन होगा। आप एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेशन दे रहे हो, आर रेडियस है, तो रॉड का लेंथ जो एल था वो इस बार आर हो गया। तो हमने पढ़ा था कि अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ प्लस आएगा और बाहर की तरफ माइनस जाएगा। तो हर रॉड में एक ईएमएफ डेवलप होगा, है ना। लेकिन खुशी की बात है कि सभी के सभी क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, सभी के सभी पैरेलल, अंदर की तरफ प्लस और बाहर की तरफ माइनस। इस तरह से हम लोग कहीं कहीं पर दिखा रहे हैं, सब जगह दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो पा रहा है दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से अंदर की तरफ प्लस और बाहर की तरफ माइनस, ये डेवलप होगा, है ना। माइनस हर जगह, बाहर की तरफ माइनस, ठीक। तो इस तरह से ये डेवलप हो जाता है। तो और ये सारे के सारे सेल है जो, गौर से देखो आप, क्या है, ये सब पैरेलल में आ गए, सभी के पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह पर, नेगेटिव टर्मिनल एक जगह पर कनेक्टेड है, तो पैरेलल में आ गए। तो आप जानते हो, आप पढ़े हो कि अगर चाहे कितना भी सेल पैरेलल में आ जाए और सभी इक्वल ईएमएफ के हों, तो इक्विवेलेंट जो होता है वो सिंगल ईएमएफ ही तो जनरेट करता है। अभी भी थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस किया है। सेमी सर्किल वाला जब दो आ गया, मतलब फुल सर्किल हो गया, तो एक सेमी सर्किल का ई बना था, दूसरे का भी ई ही बनेगा, तो नेट भी ई ही बनेगा। तो ये सब चूंकि पैरेलल में आ गए हैं और सबका ईएमएफ जो होगा वो एक जैसा होगा, और वो क्या होगा, तो जो एक रॉड का भी हमने निकाला, हाफ ओमेगा बी और एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की जगह इस बार आर स्क्वायर को यूज करना है। ये हर ईएमएफ की वैल्यू होगी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी जो बनेगा आपका, वो भी यही चीज रह जाएगी। और ये सेंटर और बाहर का पेरीफेरी, उनके बीच का
EMF डेवलप काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है, ये ध्यान में रखिएगा कि डिस्क का भी केस हो तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और छोटा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, उसको भी समझ लीजिए। आइए बच्चों, तो एक बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये पूछा हुआ है। जैसे इसमें क्या करेगा कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल इस तरह का बना देगा और कहेगा कि उसको हमने क्या किया, एक रीजन है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड का, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाया जा रहा है, क्रॉस फील्ड है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक इस तरह से रेक्टेंगुलर वायर है, उसको तेजी से इसमें इन कराते हुए ऐसे करके v वेलोसिटी से फिर बाहर भी लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का होगा और वो ऐसा कुछ कर रहा है। जैसे मान लीजिए, यही मान लीजिए हमारे पास है रेक्टेंगुलर शेप का, अगर होता बीच से खाली तो ये ऐसे करके इस तरह से तेजी से बाहर लेके चले गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया आपने, तो क्या होगा कि जब आप यहाँ पर एंट्री कर रहे होंगे तो इस वक्त इसमें एक EMF डेवलप हो जाएगा, उसी EMF को दिखाया जा रहा है। अलग से मत सोचिएगा कि कोई बैटरी लगाई हुई है, क्योंकि ये वर्टिकल रॉड वाला मोशनल EMF ये काउंट होगा कि ये आ गया तो इस रॉड पे लगेगा। अभी ये तो एंट्री भी नहीं लिया तो इसमें नहीं लगेगा। बाकी ये वाला जो आएगा ये ऐसे करके जा रहा था तो हमने पढ़ा था, इसमें कोई EMF डेवलप नहीं होता, इसमें भी डेवलप नहीं होगा। तो जो भी डेवलपमेंट होगा ये फर्स्ट इन जैसे ही इस तरफ आया तो उसमें डेवलप हो जाएगा, तो वही E की वैल्यू हो जाएगी जो आपने पढ़ा है, बी मैग्नीट्यूड हो गया इसका, बी भी, और जो भी लेंथ होगा मान के चलिए एल है तो एल। ठीक है, तो इस तरह से बी भी एल का ही डेवलप होगा। तो यहाँ पर यही एक ही सेल बनेगा, तो ये क्या करेगा, इसमें करंट को कंस्टिट्यूट कर देगा। तो इसमें करंट जो होगा ये कैसा दिख रहा है हमको, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाएगा इस फ्रेम में। और जैसे ही ये पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, करंट बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका इधर से भी EMF आ गया, इधर से भी EMF आ गया, है ना, दोनों तरफ से आपके EMF आ गए, दोनों क्या करेंगे, अब कोई भी करंट को प्रोड्यूस नहीं होने देगा, नेट EMF हो जाएगा जीरो। दोनों एंड के अक्रॉस देखिएगा तो EMF होगा, लेकिन इस क्वाइल में कोई EMF डेवलप नहीं होगा। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जब ये अंदर आ गया तो जितना भी फ्लक्स लिंकेज है वो तो आपका सेम रहा इसके इधर चलने से भी, तो अंदर में कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगा, लेकिन EMF डेवलपमेंट जो है वो जरूर रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर यहाँ से मैं कोई तार जोड़ करके अलग से सर्किट कंप्लीट करूँ तो उसमें करंट जरूर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि अगर यहाँ और यहाँ कुछ सर्किट जोड़ के और एक कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब ग्लो करेगा इस EMF की वजह से। वो तो एक रॉड में भी करता, ये भी करता रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं कही जा रही है, तो जस्ट समझाने के लिए बताया कि अभी अब इस लूप में कोई करंट नहीं चलेगा, नो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और जैसे ही फिर बाहर निकलना शुरू होगा तो देखिए फ्लक्स तेजी से कम होने लगेगा, तो फिर से करंट तो आएगा। तो अब ये वाला तो बाहर हो गया, तो जो ये वाला बचेगा सिर्फ यही चलेगा, तो ये वाला एक्टिव रह जाएगा। तो ये क्या करेगा, करंट को इस तरफ ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक, अच्छा यहाँ लेंज रूल्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, फ्लक्स क्रॉस वाला बढ़ रहा है, तो क्या चाहेगा कि क्रॉस वाला ना बढ़े, डॉट की तरह से आपका इंड्यूस हो जाएगा, डॉट एंटी क्लॉकवाइज करंट को प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई करंट नहीं आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्रॉस कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो चाहेगा क्रॉस कम ना हो, तो क्रॉस के हिसाब से करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो लेंज रूल को भी यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट डिस्कशन हो गया यहाँ पर इस वीडियो में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल के बारे में। इससे पहले जो फ्लेमिंग के आए थे वो लेफ्ट हैंड रूल्स थे, तो यहाँ पर आपको राइट हैंड थंब रूल किस लिए फाइंड करना है, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो आपने देखा ना कि अगर जैसे कि कोई रॉड था हमारे पास क्रॉस फील्ड में, उसको लेकर के आगे बढ़े थे v वेलोसिटी के साथ, तो ये एक EMF डेवलप किया था, और अगर एक सर्किट कंप्लीट करवा दिया जाए तो फिर इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो कैसे, तो जब ऐसे चले थे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो करंट का जो डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि इस सेल को आप इस तरह से मान सकते हैं और ये इस तरह से ऐसे करंट इसमें फ्लो करवाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिएगा, रॉड में देखिएगा, कंडक्टर में देखिएगा, तो कैसा आएगा, अपवार्ड। ठीक है, तो इसको फ्लेमिंग्स आप कहते हैं कि आप राइट हैंड थंब रूल से भी इसको बता सकते हो।
तो अपने राइट हैंड को इस बार इस तरह से रखना है और देख लीजिए यहाँ पे हमने बना रखा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा ये ऐसा कर अंगूठा ऊपर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये मोशन ऑफ कंडक्टर होगा, जिधर आप वेलोसिटी दे रहे हैं वो हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा ये जो परपेंडिकुलर वाली ये आई, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यही दे देगा आपको करंट। तो आपको इस तरह से रखना है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो गया, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, हर एग्जाम्पल में लगभग में था मैग्नेटिक फील्ड, और ये मोशन ऑफ द कंडक्टर, ध्यान रखना है, v वेलोसिटी है। तो आइए इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अंदर की तरफ करंट हो जाएगा और मोशन हो जाएगा आपका v अंगूठा। तो ये अंगूठा देखिए ऐसे हो गया, अंदर की तरफ ये हो गया, तो ये देखिए ऊपर की तरफ आ गया करंट, इंड्यूस करंट। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसी चीज़ को अप्लाई किया गया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वही अगर डॉट फील्ड हो जाता तो ये चीज़ बाहर आ जाती, और अगर मैं इसको डॉट फील्ड बना दूँ, डॉट फील्ड, ठीक है, बाहर की तरफ आ गया, तो जाहिर सी बात है हम तो डायरेक्ट जान रहे हैं कि ये नीचे की तरफ हो जाएगा। और डॉट फील्ड में तो आपका फिर ये तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, और मोशन आपका ऐसा तो हो गया, देखिए ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हमको दिखाना पड़ जाएगा। देखिए मोशन इस तरफ है, मैंने अंगूठा, और आपने डॉट कहा तो बाहर क्यों आएगा, तो ये ऐसा हो गया, और देखिए अंगूठा गया नहीं, ये मिडिल फिंगर नीचे चला गया, मतलब कि करंट, इंड्यूस करंट नीचे हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। क्रॉस था तो ऐसे करके दिखाया जा रहा था, अभी डॉट है तो ऐसे करके आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से आप किसी भी सिचुएशन में इसको डील कर सकते हो। तो ये कहलाता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, और ये कब यूज होता है, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो जितना भी आपका रूल था लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले रूल, हम चाहेंगे कि आप सारे वीडियो को अच्छे से देखते हुए सारे रूल्स को एक जगह रख लीजिए, नहीं तो फिर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि लेफ्ट की जगह राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं, और फिर जहाँ राइट यूज़ करना है वहाँ लेफ्ट यूज़ कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ गई। तो जितना भी हैंड से रिलेटेड आपके रूल्स थे, फ्लेमिंग के ही रूल हैं, देखिए कभी लेफ्ट के हैं कभी राइट के हैं, तो कौन से रूल किस केस में हुए हैं उसको एक पेपर पे एक जगह लिख करके सामने में रखा करें, और बार बार उस पर ध्यान देंगे तो गलती नहीं होगी। और बाकी अल्टरनेट तरीका तो आपको बता ही चुका हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह से भी आप निकाल ही सकते हैं, और ट्रिक के रूप में भी कहा ही है याद रखने के लिए, एंड सो ऑन। तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही रखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।